कह रहा होता है मुझे टिकट मिले, दो ग्रुप बन जाते हैं। पीएमएलएन वाले साथ नहीं है आपस में, वो नहीं वो शाम भी आ रही है, कोई बुला सुबह मुझे पानी देते हैं जस्ट चौथा वो मैंने एक जगह से खड़े होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। रात तेरी वजह से पूरी क्लास रोकी भी है। की बात सुन मैं कहा जब तक हमजा नहीं आएगा भाई यस सर। तुम लोग जो मर्जी कर लो, क्लास नहीं शुरू हुई। ये तो सबके गांव बढ़ गया आपने। मैं कहा भाई हमारी क्लास का टॉप स्टूडेंट जब तक नहीं आएगा, जहाँ से हमजा खड़ा होगा लाइन वहाँ से शुरू होगी। यस सर, ये हो गया। और सारे हम पीछे हम तो इसके आप पीछे हैं पूछ लें इनसे, बच्चों ने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि सर पढ़ाते, मैं कहा नहीं हम इंतजार सर, करें यस सर। मैं बता रहा हूँ ये तो पाँव बढ़ गया आते ही। कि शुरू कर दें। मैं यस कहा, सर की बात ही मानना था। हमजा जब तक नहीं आएगा और अगर आज वो ना आया तो क्लास कैंसिल। चलो जी जल्दी जल्दी से बच्चों अब जरा शुरू कर देते हैं। हमजा आ गया। हमजा जल्दी से, इससे पहले की तरफ गुर्दा निकालना पड़े हमें। पेज 126 पे आप आ जाएं जल्दी से। 10 मिनट के लिए फोन किसी सर इसने पैकेज किया होगा ना। गर्लफ्रेंड को करना है कारा, लेकिन अब हम शुरू कर लगे हैं। सर वापस तो गए थे क्लास शुरू हो गई है, अब रुक नहीं सकती। एक दफा काम शुरू हो जाए, क्या कहता था शेख रशीद, पैसेंजर। अब ट्रेन निकल गई है। अच्छा जी बच्चों जल्दी से रिकैप करते हैं। दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ऑफ सर्विस है तो आप क्या है, एम्प्लॉय। फॉर सर्विस है तो आप क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ये डिटरमिन करने के लिए आप एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कितने टेस्ट हैं, 3। कंट्रोल टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट और और मल्टीपल इकोनॉमिक रियलिटी टेस्ट। याद आ गया? नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब सब बच्चे आ जाओ 1। अच्छा इकोनॉमिक रियलिटी टेस्ट। इकोनॉमिक रियलिटी टेस्ट पे बच्चों हमने केस पढ़ा था। क्या बात पढ़ी थी कि इसमें हमने फैक्टर्स पिक करने हैं, आधी बातें इधर वाली आधी बातें उधर वाली, फिर हमने वे करना है और ये डिटरमिन करना है कि ज्यादा बातें आप में एम्प्लॉय वाली हैं या ज्यादा बातें आप में सेल्फ एम्प्लॉयड वाली। याद आया बात? यस सर। एक केस हमने पढ़ लिया था, रेडी मिक्स कंक्रीट वो डिलीवरी वाला, याद आ गया? बाकी बात के पेजेस हम बाद में पढ़ते हैं। पेज 129 का लास्ट केस पढ़ो, एयरफिक्स वाला। एयरफिक्स वाला केस नजर आ रहा है? यस सर। इसके साथ भी बच्चों लिखो इकोनॉमिक रियलिटी टेस्ट का ही केस है ये, नोट कर लो यहाँ। बाकी लगा रहा है यार, कार्ड नहीं है उधर भी पढ़ाना है। हाँ जी अली पढ़ लिया? फैक्टर्स बताओ अली। सर एक तो क्या कहते हैं काम कर रहे कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो पहला फैक्टर क्विक पे बताओ? द एम्प्लॉय किधर लिखा है? सेकंड लाइन हैविंग बीन गिवन ट्रेनिंग। यस सर। अगर मैं एक बंदे को ट्रेन कर रहा हूँ, एम्प्लॉय है सेल्फ Employee होगा। एम्प्लॉयड, ये बात एम्प्लॉय वाली तरफ जा रही है। आगे और उसके बाद उसको टूल्स भी दिए जाते हैं, टूल्स टूल्स भी भी दिए दिए थे जाते सर, हैं। वो भी ये बात किधर जा रही है? Employee एम्प्लॉय की तरफ। फिर जनरली वर्क 5 days a week। 5 days a week किधर जा रही है बात? Employee। क्यों? सर क्योंकि रेगुलर काम कर रहे हो। नॉर्मली सैटरडे संडे छुट्टी, यस सर। 5 days a week कौन आता है? Employee। सेल्फ एम्प्लॉयड थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं नॉर्मली। ये भी बात एम्प्लॉय की तरफ होगी। 3 आगे चलते हैं। She was paid on a piecework basis. What is a piecework basis? काम कर रहे हैं उसमें आएगी सर। जितने यूनिट्स बनाएगी कितना मिलेगा? उतने पैसे मिलेंगे। ये बात भी किधर जा रही है? ये एम्प्लॉय की तरफ नहीं है सर। ये सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ है। क्यों? क्योंकि वो सर जितना है एम्प्लॉय को तो फिक्स सैलरी मिलती है नॉर्मली। पीएम बैठा रहे 10 गिलास पानी पिलाए, तनख्वाह उतनी है। यस सर। सेल्फ एम्प्लॉयड को तो जितना काम करोगे उतना मिलता है।
उतने पैसे थे, ये बात चली गई है सेल्फ एम्प्लॉयड। आगे इनकम टैक्स से बिना डिडक्शन इनकम टैक्स जब डिडक्ट नहीं होता है बात किधर जाती है? सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉई का सोर्स डिडक्ट होता है, बात याद रखनी है। डिसीजन में खास बात लिखी हुई, पढ़ो जरा। फाइव डेज वाली बात तो पहले पढ़ी है। कोर्ट ने बताया, ऊपर मेंशन नहीं किया था, कोर्ट ने कहा वो 7 साल काम कर रही थी, कितनी देर? 5 डेज है। तो ये ओवरऑल देख के हमें क्या लग रहा है? सेल्फ एम्प्लॉयड। बस इतनी सी बात कर लेंगे, हमने एमटीक्यू भी देख लिया था ना इसके ऊपर। यस सर। चलिए वापस आ जाओ पिछले पेज पे 1.4 पे क्या वर्ड लिखा है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बुक में नहीं क्लियर हुआ है, फिर बात समझ आएगी। इंग्लैंड और अमेरिका में ना एजेंसी वर्कर्स का बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में कम है। पाकिस्तान में समझने के लिए जहाँ पे एजेंसी वर्कर्स का बच्चों कॉन्सेप्ट है ना, वो है क्या कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स की एजेंसीज में मैंने देखा। आपने देखा सिक्योरिटी गार्ड्स की एजेंसीज में? यस सर। क्या बात आपने नोट की है सिक्योरिटी गार्ड्स की एजेंसी में? उनको हायर करके आके हमें 2 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए स्कैन्स में, हम क्या करेंगे? हम एजेंसी से रब्ता करेंगे सर। एक एजेंसी से रब्ता करेंगे, वो हमें 2 बंदे दे देगा। हमने तनख्वाह गार्डों को नहीं देनी, किसको देनी है? एजेंसी को सर। गन यूनिफॉर्म किसने प्रोवाइड करना है? एजेंसी है सर। 3 लोग हैं इस रिलेशनशिप में, एक है एजेंसी, एक है एजेंसी वर्कर। एजेंसी वर्कर कौन है? गार्ड। और हमें कहेगा कानून क्लाइंट, और हम कौन है? क्लाइंट सर। पहला सिंपल सवाल, एजेंसी वर्कर जो है वो एजेंसी का एम्प्लॉई है या क्लाइंट का? एजेंसी का। एजेंसी का एम्प्लॉई है। यस सर। ये बात तो नॉर्मल है, लेकिन 2 ऐसी बातें अभी हम पढ़ेंगे कि एजेंसी वर्कर किसका एम्प्लॉई बन जाएगा? क्लाइंट का। नॉर्मल रूल है किसका एम्प्लॉई है? एजेंसी का। पहले तो ये बात नोट कर लो साइड पे अपने वर्ड्स में कि नॉर्मल रूल है वो किसका एम्प्लॉई है? एजेंसी का सर। बट देयर आर 2 फैक्टर्स, अभी 2 बातें ऐसी पढ़ेंगे जो उसको किसका एम्प्लॉई बना देंगी? क्लाइंट का। क्लाइंट का। ये अपने वर्ड्स में नोट कर लो पहले बात। पढ़ लिया जी? यस सर। ए पढ़ो, क्या लिखा हुआ? लेंथ ऑफ सर्विस सर। अब ये पहला पैराग्राफ पढ़ो लेंथ ऑफ सर्विस में, और बताएं मुझे, अब आपने बताना है क्या पॉइंट है। पढ़ा है? यस सर। क्या बात समझिए? सर ये नहीं है। क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है 68 से वो कर रहा था काम। वो तो इधर पर कर लिया है, कितने साल से हमारा? 6 साल से। वो कह रहे हैं नॉर्मली एजेंसी वर्कर किसका एम्प्लॉई है? एजेंसी का सर। कह रहे हैं लेकिन एक एजेंसी वर्कर आपके दफ्तर में इतने सालों से काम कर रहा हो, इतनी ज्यादा उसकी लंबी लेंथ ऑफ सर्विस हो जाए, एक एग्जांपल के तौर पे 6 साल हो जाए, बहुत लंबा अरसा होता है। यस सर। और एक वर्ड लिखा हुआ है वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाए। इनडिस्टिंग्विशेबल का क्या मतलब है? मिक्स हो जाए। एजेंसी के क्लाइंट के अपने वर्कर्स और एजेंसी वर्कर्स आपस में मिक्स हो जाएं, ऐसे मिक्स हो जाएं कि समझ ही ना आए क्लाइंट के कौन से और एजेंसी के कौन से हैं, तो फिर वो किसका समझा जाएगा? क्लाइंट का सर। क्लाइंट का। ये एक एक्सेप्शन है, समझो नॉर्मल रूल। यस सर। हेडिंग ही पढ़ लेना सिर्फ, क्या लिखा हुआ? लेंथ ऑफ सर्विस सर। बस ये याद रहेगा। इसमें कोई खास क्राइटेरिया कि बस रीजनेबल अमाउंट। वो रीजनेबल अमाउंट, कोई फिक्स अमाउंट नहीं, लेकिन उन्होंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया कुछ 4-5 साल, ये नहीं कि 3 महीने, महीना, 2 महीने, इट शुड बी फॉर अ लॉन्गर स्ट्रेच ऑफ टाइम और मिक्स हो जाए वो आपके दफ्तर में। अगला पैरा कार्ड ने दूसरा वर्ड क्या लिखा है बच्चे? दूसरा नॉर्मली एजेंसी वर्कर किसकी बात मानता है? अगर ऐसे हालात हो जाएं कि वो एजेंसी की बात मानना बंद कर दे और सारा कंट्रोल उसके ऊपर किसका हो जाए? क्लाइंट का सर। तो वो किसका बंदा बन जाएगा? एक्सेप्शनल केस में। 2 लाइनें ऊपर वाली पढ़ लो, वेयर द क्लाइंट। तो 2 बातें हमें पढ़ी। पहली क्या है? लेंथ ऑफ सर्विस। दूसरी कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉई। बस इतनी सी बात है, कर लेंगे सब बच्चे? केस काट दो, 1.5 सारा काट दो,
ओ कैदी वाला केस भी काट दो, पूरा पेज नहीं, एंड वाला केस हमने पढ़ा हुआ है, एयर फिक्स वाला केस पढ़ा हुआ है, वो नहीं काट, उससे ऊपर सारा 1.5 सारा उड़ा। नेक्स्ट पेज पे आओ, नेक्स्ट पेज पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस हमने पढ़ना है बच्चों, ऑटो क्लेंस का। नजर आ रहा है? यस सर। ये केस पढ़ने से पहले ना एक पहले बात बतानी, वो नोट करनी, फिर केस पढ़ना। मैं पीएन को कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट में लिखता हूँ पीएन तुम सेल्फ एम्प्लॉयड हो। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखता हूँ? सेल्फ एम्प्लॉयड हो। लेकिन सारी बातें उसमें एम्प्लॉय वाली, फैक्टर सारे कौन से वाले हैं? एम्प्लॉय वाले सर। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिख दिया? सेल्फ एम्प्लॉय सर। अब सवाल ये है आपसे कि वो एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड है? सर वो एम्प्लॉय होगा। कानून कहता है कॉन्ट्रैक्ट से फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल वर्किंग अरेंजमेंट देखनी, उल्टा भी हो सकता है, आपको लिख दो आप एम्प्लॉय हो, सारी बातें हमें कौन सी हैं? अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। हमने वर्ड क्या है? ये केस से ऊपर ना बोल्ड हुआ हुआ सेकंड लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, ये लाइन क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल वर्किंग अरेंजमेंट। सो व्हाट डू वी हैव टू सी? कि वो एक्चुअली वो क्या वर्ड इज एक्चुअल वर्किंग अरेंजमेंट। Yes. इतनी सी बात है। मार्क कर लिया सबने? कुछ ना कुछ कर लेंगे। चलो अब ये केस पढ़ते हैं ऑटो क्लेंस वाला, ये पॉइंट जेन में रखते हैं। क्या पॉइंट जेन में? उसमें लिखा हुआ है कि सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन थी, वो छोड़ दो बात। बेसिक बात समझ आ गई है ना, तो आराम से टिक कर लेंगे। आगे आओ, अगला इंपॉर्टेंट सवाल नंबर 2। क्या लिखा हुआ है? सवाल ये है कि 2 दिन से हम एक ही चीज के पीछे पड़े हुए हैं, आप एम्प्लॉई हैं या आप, व्हाई डज इट मैटर? क्या फर्क पड़ता है कि हारिस अजमत स्कैन्स में एम्प्लॉई है या सेल्फ एम्प्लॉयड है? 8 फर्क। देयर आर 8 पॉइंट्स। एम्प्लॉयर को पता होना चाहिए, जो दफ्तर में बंदा काम कर रहा है वो, ये किस एम्प्लॉई को भी पता होना चाहिए मेरा स्टेटस क्या है, और एम्प्लॉयर को भी पता होना, ज़्यादा एम्प्लॉयर को पता होना चाहिए इस बंदे का स्टेटस क्या है मेरे दफ्तर में, हारिस अजमत एम्प्लॉई है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्योंकि देयर आर 8 डिफरेंसेस। 8 नंबर लगाओ पहले, सोशल सिक्योरिटी से लेके 8 नंबर 2। लगा दिए? सोशल सिक्योरिटी और टैक्स, सोशल सिक्योरिटी को भी छोड़ दो, पहले टैक्सेशन पे। बुक में नहीं आगे पढ़ना, बुक में बकवास लिखी हुई आगे। एक तरफ क्या लिखा हुआ और दूसरी तरफ सेल्फ एम्प्लॉयड सर। पहला फर्क टैक्सेशन का क्या हमने पढ़ लिया भाई पहले, बताओ। वो जो मिक्स हो गया लोगों के साथ। नहीं, टैक्सेशन का क्या पॉइंट है? अली बता, सर अगर शान ने कोई लगता है कोई वो चढ़ा लिया है, मैं वो सोशल पक्का भी लिया है। सर अगर टैक्स जो है काट लिया गया उसकी सैलरी से, तो वो एम्प्लॉय होगा, वरना शाबाश, सेल्फ ये अब शान ने बिल्कुल सही बताया। फॉर एग्जांपल, आज स्कैन्स में मेरा एट सोर्स टैक्स डिडक्ट करना है या नहीं करना? करना है सर। पहले उनको डिटरमिन करना पड़ेगा मैं एम्प्लॉय भी हूं या नहीं हो। दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। आप सही कह रहे हैं, मैं एम्प्लॉय चाहे पार्ट टाइम एम्प्लॉय, बट आई एम एन एम्प्लॉय, आई एम नॉट अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। मैं सब्स्टिट्यूट नहीं प्रोवाइड कर सकता, मुझे टूल स्कैन्स प्रोवाइड करता है, मेरी टैक्स एट सोर्स स्कैन्स टैक्स भी डिडक्ट करता है। यस सर। तो कानून क्या कहता है? अब मेरी एक बंदा बाहर गार्ड की तनख्वाह से डिडक्ट करना है कि नहीं, पहले क्या डिटरमिन करना पड़ेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेम केस है सोशल सिक्योरिटी का। इंग्लैंड में क्या होता है, हर बंदे की तनख्वाह से टैक्स की तरह एक सोशल सिक्योरिटी का अमाउंट डिडक्ट होता है, वो डिफरेंट लेवल्स पे डिडक्ट होता है। एम्प्लॉइज का लेवल्स और है, सेल्फ एम्प्लॉयड का चार्ट और है, तो मुझे किस चार्ट में किस लेवल में फिट करना है, पहले डिटरमिन करो मैं एम्प्लॉई हूँ या नहीं होंगे। इजी है। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड क्या है? एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन सर। जो अगला चैप्टर है ना बच्चों, वो सारा चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन लॉज पे। एम्प्लॉइज को बहुत सी प्रोटेक्शंस दी जाती हैं जो एम्प्लॉयर को, सेल्फ एम्प्लॉयड को अवेलेबल नहीं होती। अब सवाल ये कि क्या मुझे वो प्रोटेक्शंस अवेलेबल हैं या नहीं है? यस सर। पहले क्या डिटरमिन करना पड़ेगा, अगर आई एम एन एम्प्लॉई और फॉर एग्जांपल वो प्रोटेक्शंस क्या हैं, एक बुलेट पॉइंट पढ़ लो। व्हाट डज दैट मीन, मिनिमम पीरियड ऑफ नोटिस? स्कैन्स का मुझे भी बुला के नहीं कहता, कल से ना आना, they have to serve me a minimum period of notice। वो कितना मिनिमम पीरियड होता है वो हम अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, वो पूरा एक फार्मूला है उसके ऊपर। लेकिन ये नोटिस की प्रोटेक्शन एम्प्लॉई के लिए अवेलेबल है, किसके लिए अवेलेबल नहीं है? सेल्फ एम्प्लॉयड को कह सकता भाई कल से ना आए, तो इट्स अ बिग प्रोटेक्शन। तो ये तीसरा पॉइंट भी समझ आ गया। नेक्स्ट पे आते चौथे पे, टॉर्शियस एक्ट। ये लॉ ऑफ टॉट से वर्ड निकला है, टॉर्शियस एक्ट। पिछले पेज में पढ़ा था ना लॉ ऑफ टॉट, और लॉ ऑफ टॉट में हमने एक डिफेंस पढ़ी थी बार बार, इस चैप्टर में रिकैप की थी, देखो अंडरलाइन करो, वाइकेरियसली लायबल।
क्या थी वाइकेरियस लायबिलिटी? एम्प्लॉयर का जिसका कंट्रोल होता है जो वो तो एम्प्लॉई गलती होती है उसी के अकॉर्डिंगली सर वो चल रहा है। एम्प्लॉई गलती करेगा एम्प्लॉयर को तो जो कंट्रोल तो जिम्मेदार कौन है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर को पकड़ लो। बस का ड्राइवर गलती करेगा, कंपनी को पकड़ लो। कंपनी को रिकैप, कौन गलती करेगा? बस का ड्राइवर से कौन गलती करेगा? एम्प्लॉई। दोबारा वर्ड क्या है? क्या वर्ड है? एम्प्लॉय गलती करेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड गलती करेगा तो एम्प्लॉयर वाइकेरियसली लायबल। ये एक इंटरेस्टिंग फर्क है। यस सर। आज एक बंदा एसी ठीक करने कंपनी आती है, अपने टूल्स अपना पहन के एक बच्चे के सिर पे नेग्लिजेंस कर देती है, लॉफ्ट आउट में सर फाड़ देती है। स्कैन्स का ओनर जिम्मेदार, पीएन एक बच्चे का सर फाड़ देता है काम करते हुए, स्कैन्स पे लायबल। सो सिंपल बात ये नोट कर लो यहाँ पे जरा अपने वर्ड्स में। वाइकेरियसली लायबल आप किसके लिए होते हैं? सिर्फ सर मालिक एम्प्लॉय एम्प्लॉय के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयड की हरकतों के सही है। ये एक बच्ची, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता हो इसने हरकत की है तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसने हरकत की है तो मैं जिम्मेदार। लॉजिकल बात है कि नहीं है? ये नोट कर लो जरा बुक में कंफ्यूज जो कर। बाहर से आके फॉर एग्जांपल सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो एसी गिर जाता है किसी बच्चे से, उसमें वो केस कौन करेगा? बच्चा स्कैन करेगा। स्कैन भी चाहे तो कर सकते हैं, नॉर्मली बच्चा करेगा, क्योंकि इंजर तो वही होगा। बच्चा, स्कैन भी चाहे तो केस कर सकते हैं उसमें, लेकिन पैसे उस बच्चे को ही मिलेंगे। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो चाहिए किधर? सर वो तो वहाँ पे जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं, वहाँ चाहिए ही कॉन्ट्रैक्ट में। लॉ ऑफ टॉट का तो असूल ही क्या था? डॉनिंग वाला केस पड़ा था, कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं है। क्या होना जरूरी? ड्यूटी ऑफ Yes, sir. अच्छा जी, नोट कर लिया बच्चों? यस सर। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉयड है सर। हमने ऑलरेडी ये वर्ड पढ़ा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एक्सप्रेस टर्म्स होती हैं और कुछ इम्प्लॉयड होती है सर। अभी हम पढ़ेंगे हर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तो 8-10 इम्प्लाइड टर्म्स होती हैं। इम्प्लाइड टर्म्स सिर्फ किसके कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं? एम्प्लॉय के, क्योंकि वो इम्प्लाइड टर्म्स किसके लिए हैं? एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती ये बच्चों वाली बात है। सर कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो उसमें एम्प्लॉय टर्म नहीं होगी। जो स्पेशल इम्प्लाइड टर्म्स है ना, वो किसके लिए हैं? सिर्फ फॉर एग्जांपल एक मैं भी आपको बताता ताकि आप लोग समझ आ जाए। एक इम्प्लाइड टर्म है कि एम्प्लॉई ने अपने एम्प्लॉयर के साथ वफादार होना और कंपैरेटर के पास जाके काम नहीं करना। कॉन्ट्रैक्ट में ना भी लिखा होना ये इम्प्लाइड टर्म है। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ना भी लिखो मैं राइस जाके नहीं पढ़ा सकता अनलेस मैं परमिशन लूँ, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड तो 1000 जगह जाके काम कर सकता है। तो ये जो सारी इम्प्लाइड टर्म्स हैं टेक्निकली एम्प्लॉय के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। है सर। फेथफुल सर्विस है एक इम्प्लाइड टर्म, ये किसके ऊपर अप्लाई होंगी? एम्प्लॉय के लिए सर। सेल्फ एम्प्लॉयड पे अप्लाई नहीं होगी। वो जो मर्जी करता करे। अगला पॉइंट, वैट सर। वैट का मतलब क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स सर। एक लाइन पढ़ लो, ये दोनों तरफ पढ़ लो, ये आसान है, ये समझ आ जाएगी। सर्विसेज पे तो Yes, बैठ sir. देना पड़ता है। नहीं, फर्क क्या है? सर एम्प्लॉय को रजिस्टर नहीं होना पड़ता है, उसको ऑलरेडी वो एम्प्लॉय को वैट के लिए रजिस्टर होने की जरूरत नहीं होती। क्यों? सर क्योंकि उसका मालिक जो होता है वो Employee होता है, वो होता है। उसको पे करता है। एम्प्लॉय को के बिहाफ पे उसका एम्प्लॉयर रजिस्टर होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड को रजिस्टर होने की जरूरत है। है सर। उसने खुद से पे करना है, इतनी सी बात है। यस सर। इजी है। यस सर। अगले पॉइंट पे आ जाओ। वर्ड क्या लिखा हुआ है? सर व्हाट इज बैंक्रप्सी? दिवाली सर। दिवालिया को जरा समझ लो क्या मतलब होता है इसका। जब कंपनी के पास लाइबिलिटीज ज्यादा हो जाए और लाइबिलिटीज पूरी करने के लिए पैसे, जो एम्प्लॉय की तनख्वाह है ना वो भी एक लाइबिलिटी है, वो एक डेट है कंपनी के ऊपर। जो सेल्फ एम्प्लॉयड को भी पे करना है वो भी एक। लेट्स से एक कंपनी के पास आखिरी 100 रुपया रह गया। यस सर। 100 रुपया हमने देना है एम्प्लॉय की तनख्वाह और 100 रुपया हमने देना है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड तो किसको पैसे एम्प्लॉय मिलेंगे? को क्यों? एम्प्लॉय से वो तो उसके प्रोटेक्शन देनी है उसने उसको। कानून में वर्ड एक देखो लिखा हुआ है, नॉन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ, यस सर प्रोफेशनल। और एम्प्लॉय की तरफ देखो लिखा हुआ है प्रेफरेंशियल राइट्स। पहले प्रेफरेंस इनको देगा सर। तो अगर पैसे थोड़े रह गए तो प्रेफरेंशियल राइट्स किसको मिलेंगे? एम्प्लॉय के पास। सेल्फ एम्प्लॉयड को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेंगे। इतनी सी बात नहीं, यही बात समझ? अब बच्चे कुछ ना कुछ कर लेंगे। गुड, ये भी पॉइंट आसान है। लास्ट पॉइंट क्या है? हेल्थ एंड सेफ्टी सर। अच्छा यार, हेल्थ एंड सेफ्टी एक फजूल पॉइंट है। हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने थे ना, वो बने थे किसके लिए? एम्प्लॉय के। एम्प्लॉयज़ के लिए। लेकिन कानून ने कहा कि ये इतना स्ट्रिक्ट पॉइंट है कि ये रूल्स अब सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर भी अप्लाई, बस ये बात है। कर लेंगे सब बच्चे? इंशाल्लाह सर। कुछ ना कुछ हो जाएगा। वेल डन। एक और रिकैप करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? सोशल समझ आ गई बात? Yes, sir. डिफरेंट लेवल्स पे है। दूसरा क्या है? एम्प्लॉय का सोर्स है, सेल्फ एम्प्लॉयड का ग्रॉस है। तीसरा क्या है? जो एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन है, जिस तरह मिनिमम पीरियड ऑफ नोटिस है वो सिर्फ किसको अवेलेबल है? सेल्फ एम्प्लॉयड को अवेलेबल। नहीं है सर। चौथा क्या है? टोटली सेक्शन। आप वाइकेरियसली लायबल किसके एक्शंस के लिए होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड के एक्शंस के लिए। नहीं है।
और क्या है? Employee. इम्प्लाइड टर्म्स किसी कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं? एम्प्लॉई। सेल्फ एम्प्लॉयड की कॉन्ट्रैक्ट में अगला क्या? एम्प्लॉई को वैट के लिए रजिस्टर होने की जरूरत नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड को है। और क्या? ठीक है जी। प्रेफरेंशियल राइट्स किसके पास है? सेल्फ एम्प्लॉयड के पास नहीं है। और लास्ट क्या है? वो कोई खास फर्क नहीं है। अब आ जाओ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिक इश्यूज पे। सारे बच्चे ना ये पहला पैराग्राफ जरा गो थ्रू करो। इन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ये जरा गो थ्रू करो। कहाँ से आते यस सर, जो बढ़िया पूछ रहे हैं? इधर ही हो तुम लोग अभी तक? यस सर। सर कन्वर्सेशन बहुत मजे की चल रही है। क्या रौला चल रहा है? वापस आ जाओ। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिक इश्यूज पहुंच गए हैं सब बच्चे? यस सर। अच्छा जी, सबसे पहले एक बात समझ लो छोटी सी, और बस फिर हम आगे चलें कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह एक आम कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या हो सकता है? रिटन भी और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है रिटन भी और ओरल भी। इतनी सी बात है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट 100 होगा, रिटन डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? हैंडशेक। कल नौकरी पे आ जाए, हमने घर में कोई छोटा बेचारा बच्चा रखा हुआ है, इवन ही इज अंडर एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड मोस्ट प्रॉब्ली ही इज अंडर ए ओरल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल हैंडशेक है, वो आ जाती है। समझ आएगी बात? नीचे वाले तीनों पैराग्राफ काट दें, आगे चलो। अब आ जाओ 3.1 पे। क्या वर्ड लिखा हुआ है? पहुंच गए हैं? यस सर। इम्प्लाइड अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्म इम्प्लाई करनी हो ना, तो कुछ कंडीशंस हैं। पहले बुलेट पॉइंट में बोल्ड में वर्ड पढ़ते हैं। क्या होनी चाहिए? सर्टेन, और एक वर्ड रट्टा लगा लो, आगे इसको समझाऊंगा। अभी वर्ड क्या है? नोटोरियस। इसको एज इट इज लाइन को रट्टा लगा लो। क्या क्या होना चाहिए? रीजनेबल, सर्टेन और notorious। दूसरा बुलेट पॉइंट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ? विशेष बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज यही काम करना चाहती हो, वो चाहती हैं कि एक टर्म ऐड हो जाए कॉन्ट्रैक्ट करते हुए। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको आगे। तीसरी, प्रूफ होना चाहिए उनके पास सर प्रैक्टिस। अगर कोई जनरल रिवायत है और रिवायत के जरिए इम्प्लाई की जा रही है तो उस रिवायत को साबित करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट काट दो। 2 नंबर का MCQ आएगा, इसको रट्टा लगाओ। तुम लोगों ने रट्टा लगानी है टर्म, ये सवाल। पहला क्या? मस्ट बी रीजनेबल, सर्टेन एंड नोटोरियस। दूसरा क्या है? मस्ट रिप्रेजेंट द विशेस ऑफ बोथ द पार्टीज, और प्रूफ ऑफ कस्टम या प्रैक्टिस आपको देना पड़ेगा। 3.2 पे आ जाओ बच्चों। क्या वर्ड लिखा हुआ है? रिक्वायरमेंट फॉर रिटन आर्टिकल सर। लॉ यार ये कहता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिटन हो सकता है या ओरल होना, रिटन होना जरूरी है? दोनों हो सकते हैं। अगर रिटन भी और ओरल भी हो रहा है ना, तो कुछ बातें रिटन लिख के देनी है। नॉर्मल रूल क्या है? दोनों हो सकते हैं, लेकिन कानून क्या कहता है? कुछ रिटन में लिखोगे। अगर रिटन भी हो रहा है तो, और सॉरी ओरल भी हो रहा है, तो कुछ बातें रिटन लिख के देनी है। कितनी देर के अंदर अंदर? पहली लाइन पढ़ के बताओ, अंडरलाइन करो। Within 2 months। एम्प्लॉयमेंट शुरू होने के कितनी देर के अंदर अंदर? 2 मंथ्स। अगर रिटन एग्रीमेंट होगा ना, तो नॉर्मली ये बातें कब लिख दोगे? रिटन में। लेकिन अगर ओरल होगा तो ये बातें आपने जमा करानी है कितनी देर के अंदर अंदर? विद इन 2 मंथ्स। अच्छा, ये थर्ड पॉइंट अभी मैं बाद में पढ़ाऊंगा। सारे पॉइंट्स पढ़ लो कि कौन कौन सी बातें आपने जमा करानी है। प्रिंसिपल स्टेटमेंट बड़ी प्रिंसिपल स्टेटमेंट। तू क्या पढ़ा है? आगे नहीं जाना, वो काट देना है। अब प्रिंसिपल स्टेटमेंट से एंड तक 4 पैराग्राफ्स काट दो, और एफिशिएंट ना बन। इजी है बच्चों में बातें? ये कोई और ये सारी बातें जमा कितनी देर में करानी है? विदिन 2 मंथ्स। अगर ऑर्डर हो रहा है। अब आ जाओ नंबर 4 पे। क्या वर्ड लिखा हुआ है? कॉमन लॉ ड्यूटीज सर। ब्रैकेट्स में लिखो इम्प्लाइड ड्यूटीज।
सवाल आपको चाहे कॉमन लॉ ड्यूटीज पे आए, सवाल आपको एम्प्लॉय ड्यूटीज एक ही आंसर है। अच्छा, कॉमन लॉ का मतलब क्या है? कॉमन लॉ वर्ड हमने पढ़ा था, यस सर। सब वो बड़ा चीजें था। में जिसमें वो हम लोग legislation में डैमेजेस में थोड़ा सा पढ़ा था। कॉमन लॉ क्रिमिनल प्रेसिडेंट का एक और नाम है कॉमन लॉ। चैप्टर 2 में जहाँ पे प्रेसिडेंट शुरू होता है उस पेज पे आओ, पहले आओ, एक बार रिवाइज करूंगा। स्टेट डिसीजन चैप्टर 2 पे देखो प्रेसिडेंट के कितने नाम है, अपनी गंदी हैंडराइटिंग में लिखे होंगे। सर तीन सो जब हम कहते हैं यार कॉमन लॉ ड्यूटीज, तो इसका मतलब क्या है? वो ड्यूटियां जो हमारे तक कैसे पहुंची हैं? प्रेसिडेंट अदालती फैसलों के जरिए। आगे हम पढ़ेंगे कॉमन लॉ के बाद अगला टॉपिक स्टैट्यूटरी ड्यूटीज का। स्टैट्यूटरी का क्या मतलब है? पार्लियामेंट में वो ड्यूटीज जो पार्लियामेंट ने हमारे तक पहुंचाई हैं। आज कॉमन लॉ जरा हम पढ़ लेते हैं, स्टैट्यूटरी फिर कल करेंगे। और कॉमन लॉ जितनी भी ड्यूटीज है ना वो इम्प्लाइड भी है। इम्प्लाइड का मतलब है सब एम्प्लॉइज पे अप्लाई, होती है। चाहे वो पीएन है, चाहे वो स्कैंस का प्रिंसिपल है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो जमादार है। यहाँ पे ये ड्यूटी हम सब पे अप्लाई होती है। जहाँ पे 4.1 के नीचे द एम्प्लॉई लिखा, मैंने इसको बनाया नंबर 1। पहली ड्यूटी का क्या नाम है? एवरीबडी हैज टू बी फेथफुल टू देयर एम्प्लॉयर। कॉन्ट्रैक्ट में लिखने की ये बात जरूरी नहीं। ये केस पढ़ते हैं, जल्दी से मुझे एक बच्चा बताएगा ये केस कहाँ पे ड्यूटी ब्रीच हुई है। यस सर। पढ़िए पढ़ लिया? यस सर। सुबह वो क्या करता था सुबह इतना एम्प्लॉय के काम के आपके पास, शाम को आपकी कंप्यूटर के कंप्यूटर के पास पास। कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा था, लेकिन कानून ने कहा फिर भी ये ड्यूटी की। उसने कहा जी कहाँ लिखा हुआ है, मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा लिखने की जरूरत, ये इम्प्लॉयड है। दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ फेथफुल। ये मेरे पे भी अप्लाई होता है, मैंने वफादार होना है। पीएन पे भी सर अप्लाई। ये वही जॉब नहीं कर सकता ना? हाँ वही, उससे कंपैटिटर के पास, आपके दुश्मन के पास, कहीं और कर सकता है। आप जिस तरह उधर लॉ करते हैं, देखो ना, मैं स्कैंस का कंपैटिटर कौन है? राइट। टीचिंग आप उधर नहीं करते। टीचिंग नहीं मैं कर सकता, मैं कोई और वहाँ पे कोई काम नहीं, उनकी मैं कोई मदद नहीं कर सकता। मैं उनका केस भी नहीं लड़ सकता सर टेक्निकली। उनको ला के अलावा कोई और सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं क्योंकि देखो ना, मैं अपने एम्प्लॉयर के, मैं इधर छोड़ के कर सकता हूँ। मैं अपने एम्प्लॉयर के कंपैरेटर को फायदा नहीं पहुंचा सकता। यस सर। मैं कहीं और लाउंज में बढ़ा सकता हूँ, तो मैं गाड़ियाँ बेच सकता हूँ, मैं और 1000 काम कर सकता हूँ। बट मैं अपने, अनलेस मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में, कई लोग पहले से लिखवा लेते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं ये ड्यूटी मेरे पे लागू। फिर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में अगर हो तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? एक्सप्रेस। कुछ टीचर्स थे सीए में, वो राइज में भी पढ़ाते थे। उन्होंने कहा जी मैं हमने ये आने नहीं पढ़ाने अगर हमारे पे अपनी रिस्ट्रिक्शन लगाई। बच्चे थे, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दी इन एक्सेप्शनल केसेस। सर स्कूल्स में होता है विजिटिंग स्कूल में होता है, वहाँ पे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन रिमूव करा देते हैं। OLMs वाले कई जगह वो भी इम्पोज कर देते हैं, जहाँ पे कई जगह वो बहरहाल। अब ए जहाँ पे लिखा है, ए को बना दो नंबर 2 नीचे। ये बच्चों वाली ड्यूटी, जो भी काम करना है कैसे करना है? रीजनेबल कंपटीशन। अकल से करना है, कॉम्पिटेंटली करना है, इजी बच्चों वाली बात है। बी बनाए नंबर, ये जरा पढ़ो 2 लाइन। एक एग्जाम का सवाल है यार, क्या एम्प्लॉई ने अपने एम्प्लॉयर की सारी इंस्ट्रक्शंस माननी है? क्या पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ तो क्या ना मारो। पढ़िए। हाँ जी बता जी। अल्लाहुल अगर होगा वो नहीं करेगा। सो इन अदर वर्ड्स आंसर है सारी नहीं माननी। यस सर। कौन सी माननी है? Lawful। सो मेरा एम्प्लॉयर मुझे कि जब वारिस कत्ल कर रहा हूँ, मैंने वो बात तो नहीं मानी। ओबीडिएंट मैंने रहना है टू द लॉफुल इंस्ट्रक्शन। एक केस जॉब पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट कोई काम हो तो भी करना है। डिपेंड करता है कि आपकी वो रेंज में। हमें पीएन को भी कहते हैं जहाज उड़ा के दिखा, वो बेचारा कैसे करेगा? और वो नहीं कर सके तो आपके आप डिसोबीडिएंट हैं। ऑब्वियसली जो रेंज में ही होना चाहिए। इससे अगर एक काफी बंदे सारा को आगे कैशियर की जॉब है उसको खिलाफ नहीं, उसको कहा तू गेट पे बैठ जा जाके, तो वो बेशक करने की जरूरत नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इनफैक्ट। अच्छा केस पढ़ते हैं पेपर वर्सेस वेब। ये बात जरा समझ आ जाएगी आपको। यस सर। पूरा सर। एक वर्ड लिखा है स्वोर। स्वोर का क्या गाली मतलब देना है? सर। स्वेयर के ना 2 मतलब होते हैं। एक स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना, और एक स्वेयर का मतलब होता है गाली निकालना। माली ने क्या किया, उसको कहा एक गमले इधर से उधर कर दे। एक तो उसने वो गमले इधर से उधर ना रखे और फिर अपने एम्प्लॉयर को गालियाँ निकाली
जब उस पर केस बना तो उसने कहा कहाँ लिखा मेरे कॉन्ट्रैक्ट में मैं गालियाँ नहीं निकाल सकता। तो कोर्ट ने क्या कहा, ये इम्प्लाइड है, मेरे भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ आप स्कैन्स के मालिक को गालियाँ नहीं दे सकते। लेकिन ये ऑब्वियसली कौन सी ड्यूटी है, आई हैव टू बी ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब है कि तमीज़दार होना है, आप गाली गलोच मारपीट कर नहीं सकते। अगली ड्यूटी पे बच्चों बना दो, सी क्या बन गया नंबर 4। ये 2 लाइनें पूरी पढ़ो, केस काट दो बॉस्टन वाला। क्या है ड्यूटी, जो भी आपको पैसे दिए जाएंगे ना, आपने उन पैसों का हिसाब देना है। क्या मतलब है इसका, मैं अपने पीएन को कहता हूँ यार पीएन 100 रुपया पकड़ जरा पेट्रोल डलवा के ला अपनी मोटरसाइकिल में। वो कहता है सर 1 लीटर पेट्रोल डला है 70 रुपये का डला, ये 30 रुपये आपको वापस। ये उसकी जिम्मेदारी है कि मुझे हिसाब दे। करोड़ रुपया भी दिया जा सकता है, कैशियर के पास बहुत से पैसे होते हैं, अकाउंटेंट्स के पास लाखों रुपया भी हो सकता है कंपनी का। लास्ट वर्ड पढ़ लेते हैं, एक्सेप्ट व्हाट इज कस्टमरी टू बी रिसीव्ड और इज ट्रिवियल। ट्रिवियल या कस्टमरी टू बी रिसीव्ड ना बिल्कुल मामूली, को 5-10 रुपए का हिसाब नहीं भी दिया तो फिर आप उसको अदालत में नहीं जाके ऐसे ब्रीच कर दिए। ट्रिवियल का मतलब होता है ना होने के बराबर है। लेकिन कोई भी सब्सटैंशियल अमाउंट है आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी लिखा हुआ तो ये ऑटोमेटिक बात है, लॉजिकल बात है कि आपने हिसाब देना। यू हैव टू अकाउंट फॉर ऑल मनी एंड प्रॉपर्टी रिसीव्ड। अगले पे आ जाओ, अगला इजी है, नंबर क्या बन गया, 5 सर। जो भी काम करना है कैसे करना है, सीधे रिपीट नहीं होगा। वही रिपीट वाला ही है। ई बना दो नंबर 6, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले, ये पढ़ो पूरा। इस ड्यूटी का क्या मतलब है, एक वर्ड है आम जुबान में हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूट। यस सर। डेलीगेट का मतलब आगे दे देना किसी को, तू कर दे काम। जब एम्प्लॉई को रखा है ना तो ऑटोमेटिक बात है कि तुमने खुद आना है। यस सर। तुम सब वो सेल्फ एम्प्लॉयड है जो सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड कर सकता है। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हारिस अजमत आपने खुद आना है। ये अंडरस्टूड बात है यस सर। कि मैं आगे डेलीगेट आगे किसी को अपनी पढ़ाने की एक चैप्टर की पावर ट्रांसफर कर रहा है, Yes, sir. स्कैन नहीं मानेगा इस बात को। सेल्फ एम्प्लॉयड होता तो प्रॉपर्ली कर सकता था। समझ गए मान? यस सर। इजी है 6 ड्यूटीज। Yes, sir. जल्दी से जेल में देख लो 6 ड्यूटीज मार्क कर लो। अभी क्लास में एक दफा बस हेडिंग्स याद कर लो, आराम से टिक कर लेंगे, चैप्टर हमारा तैयार हो जाएगा। लेकिन सर कुछ जॉब्स में असिस्टेंट्स होते हैं। वो तो पहले से होते हैं ना, अलाउड होते हैं, आप बताया होता है। स्टॉक ब्रोकर्स में होते हैं, आगे से वो ट्रेड लगा देते हैं। लेकिन नॉर्मली मेरी जॉब में अलाउड नहीं है। हालांकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में बात नहीं लिखी, मैं नहीं कर सकता। ये अंडरस्टूड बात है कि मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता। इवन पीएन है, पीएन में नहीं प्रोवाइड कर सकता पूछे बगैर। ये नहीं कह सकता कल मैं नहीं आना, अपने भाई को कह जा तू जाकर फ्लोर के ऊपर बैठ। स्कैन कर तुम कौन हो, हमारे से पूछा आपने। अच्छा जी आगे आ जाओ 4.2। वर्ड क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर्स ड्यूटी सर। एक है यार एम्प्लॉय, दूसरी तरफ कौन है, Employer. देयर इज के साथ लिखो नंबर 1। जिस तरह वहां पे फेथफुल सर्विस है ना सबसे बड़ी ड्यूटी, Yes. यहाँ पे सबसे बड़ी ड्यूटी का नाम है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस सर। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। का मतलब है कि एम्प्लॉयर जो होता है ना वो घर में वालिद की तरह होता है। दफ्तर में सारे चाहे उम्र में ना हो बड़ा, लेकिन दफ्तर का हेड होता है, बाप का रोल होता है, उसका फादरली फिगर होता है। किसी को कोई मसला हो तो किसके पास जाता है। अगर एम्प्लॉयर ही आगे से आप मसला बताएं और आपको गालियां निकालें या आपसे बदतमीजियां करें, जिस तरह ओबीडियंट एम्प्लॉई ने तमीज़ से रहना है तो एम्प्लॉयर ने भी बदतमीजी नहीं करनी। अगर आपको पता आपका बॉस आपको सुबह दोपहर शाम गालियां निकालता है तो आप अपना कोई मसला लेके तो उसके पास तो अपनी ड्यूटी एज एन एम्प्लॉयर एज अ फादर अपनी ड्यूटी को ब्रीच कर रहा है। पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं जहाँ पे ड्यूटी ब्रीच हुई है, डायरेक्टर वाली। दोनों बुलेट पॉइंट्स पढ़ लो। एक एम्प्लॉई ने उसे हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत लगाई है कि मेरे दफ्तर में मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। एम्प्लॉयर इन्वेस्टिगेट तक ना करे तो इसका मतलब है ही इज ब्रीचिंग हिज, पता भी ना लगा कि सच बोल रही है झूठ बोल रही है, क्या मामला है। पॉइंट समझ आ गया। हेडिंग रट्टा लगा लेते हैं। ड्यूटी का नाम है यार म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। ए को बना दो नंबर 2। दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है, पे रेम्युनरेशन सर। रेम्यूनरेशन क्या होती है, तनख्वाह देना एम्प्लॉय की ड्यूटी तो नहीं है, एम्प्लॉयर की है, बच्चों वाली बात है। बी बना दो नंबर 3। नंबर 2 और नंबर 3 में फ़र्क बताएं क्या, इंडेमनिफाई क्या होता है, पूरा पढ़ लो।
सर वो किसी काम देता है इंडेमनीफाई होता है जो एक्स्ट्रा फी किया था कि कोई लास्ट में इंडेमनीफाई का मतलब होता है जो जेब से एम्प्लॉई का खर्चा हो जाता है आपका काम करते हुए, रीइंबर्स जिसे कहते हैं। So, मैं पीएन को कहता हूँ जा यार जाके माल रोड से एक डॉक्यूमेंट ले आओ, कहता है सर 200 रुपये का पेट्रोल लग गया, ये रेम्यूनरेशन नहीं है, ये क्या है? इंडेमनिफिकेशन। तो एम्प्लॉयर की क्या जिम्मेदारी है? आपको पे भी करे और आपको इंडेमनीफाई भी करे। अगली ड्यूटी क्या है? और आपको क्या करना है अगला काम? हेल्थ एंड सेफ्टी। और लास्ट क्या है? प्रोवाइड। काम का भी ख्याल रखने की किसकी जिम्मेदारी है? एम्प्लॉय की ये जिम्मेदारी। नीचे वाली सारी कहानियाँ काट दें। सही है। जो म्यूचुअल ट्रस्ट है ये एम्प्लॉई के हिसाब से भी आ सकता है, एम्प्लॉई के वो भी आ सकता है लेकिन ज़्यादातर किसके अंदर है? एम्प्लॉयर का काम है अपने आप को ऐसा कंडक्ट करे कि एम्प्लॉइज उसके ऊपर ट्रस्ट करें। आज फिर बच्चों हम यहाँ तक ही करते हैं। कल जो है ना यार हमारी क्लास वो 5 बजे ही होगी, 5:15 तक शुरू कर देंगे हम, 5:15 तक मैं पहुँचा। ठीक है, सारे को बच्चा नहीं आया तो उसको लोगों ने बताओ। 1 मिनट अटेंडेंस लगा दूँ यार, काफ़ी दिन हो गए जाली अटेंडेंस चल रही है। ज़रा पेन दिखा दो। मेरा जिम कैसा जा रहा है?